सभी को मेरा नमस्कार। हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और मैं सबका स्वागत करती हूँ। प्रेम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस एपिसोड में। और इसके पहले कि मैं आपको आमंत्रित करूँ बात करने के लिए, खेती वाला के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूंगी। खेती वाला बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें किसानों को, कनेक्टिंग फार्म्स टू फार्मर्स, किसानों को उनके सपनों से जोड़ा जाता है, उनके निवेशकों से जोड़ा जाता है, उनके कंज्यूमर्स से जोड़ा जाता है। सो इट इज लाइक कनेक्टिंग फार्मर्स टू फार्मर्स। अभी ये कैसे कैसे करते हैं, ये काफी सारी इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू किसान भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रहा है खेती वाला। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हर तरीके से किसान भाइयों को गाइडेंस देने की कोशिश की गई है, उनको मार्गदर्शन देने की कोशिश की गई है और उनको हर प्रकार की सहायता देने की कोशिश की गई है। तो हमारे पास कई डिविजन्स हैं जिनके अंतर्गत हम लोग जो है उनको अलग अलग तरह से मदद करते हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दीज डिविजन्स। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट वन, where we talk about all the initiatives. Just a minute, I cannot see the screen. Okay, खेती, ठीक है। ये हमारे 8 जो है इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू खेती वाला किसानों की मदद करता है। मैं सबके विषय में दो दो लाइन बोलूंगी ताकि आपको समझ में आए कि खेती वाला के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो किस किस क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों की मदद कर रहा है। तो खेती वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे 6 इनिशिएटिव्स हैं आज की डेट में। पहला है खेती कॉर्नर। खेती कॉर्नर में ये कोशिश है कि जो है किसान भाई अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को पहुंचा सके। इसके लिए हर 5 किलोमीटर में एक बाजार खोला जाएगा ताकि हर घर में डायरेक्टली किसान का सामान पहुंच सके। फिर है खेती केंद्र। ये यहाँ पे किसानों को हर तरह का मार्गदर्शन देने की कोशिश है। किसानों को निवेश, बीज, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक मशीनरियां, ड्रोन, ये सब पहुंचाने की कोशिश है। और उनको अपनी फसलों की सुरक्षा कैसे करनी है, उनका पोषण कैसे करना है, सब कुछ संतुलन कैसे बनाना है, इन सब के बारे में मार्गदर्शन देने की कोशिश है। खेती कल्याण में भाग्य स्वामी पद्धति से उनको निवेश दिलाने का प्रयास है। शहर में रहने वाले लोग, शिक्षित लोग जो निवेश करना चाहते हैं खेती में, उनको किसानों से जोड़ने का प्रयास है खेती कल्याण के थ्रू। फिर हमारे पास खेती वाला पत्रिका है जो वर्तमान तौर पे अपना अंग्रेजी में चल रही है और बहुत जल्दी तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी ये आएगी। और इसमें खेती के बारे में सारी रीसेंट खबरें, जो भी चल रहा है, वो सब इसमें लाने का प्रयास है। खेती पुरस्कार में जो लोग खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित करने का एक प्रयास है। खेती समिट में सब सारे स्टेक होल्डर्स, जितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं, निवेशक, किसान, साइंटिस्ट, सबको एक छत के नीचे लाके उन एक दूसरे के संग अपना ज्ञान शेयर करके, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके, मदद करके कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये प्रयास है खेती समिट के थ्रू। और केवी डायलॉग, जैसा कि हमारे डायलॉग आज आप हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू हम अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस आपके संग शेयर करते हैं ताकि आप उनके अनुभवों का फायदा उठा सकें, अपने सवालों का उनके संग डायरेक्ट जवाब पा सकें। इस इस संख्या में हम लोग जो है कई भाषाओं को इंक्लूड किया है, जिसमें कि बहुत सारी भाषाओं में लाने का प्रयास है। पांच, अभी फिलहाल ये 5 भाषाओं में चल रहा है: अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मराठी। और बहुत ही जल्दी हम कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमीज, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी ये केवी डायलॉग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। खेती कोष आगे वापस किसानों के संग साझेदारी करने का एक प्रयास है, जहाँ पे किसानों के संग साझेदारी करके उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो खेती वाला के थ्रू करने का प्रयास जारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे जुड़े हमारे साथ। आपको कौन सी इनिशिएटिव से जुड़ना है, ये भी आप डिसाइड करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन शॉर्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इन शॉर्ट, हर तरीके से किसान भाइयों की मदद करने की ये इनिशिएटिव है
ताकि हर तरह की थर्ड पार्टी सर्विस, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो आपका कीटनाशक हो, मार्केटिंग हो, सपोर्ट हो, गाइडेंस हो, बीज हो, सब तरह का सपोर्ट देने का प्रयास खेती वाला कर रहा है। आगे नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये अपना खेती केवी डायलॉग्स के थ्रू हम, मैंने आपको बताया, बहुत सारे विशेषज्ञ, नेक्स्ट प्लीज, बहुत सारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट। बहुत सारे विशेषज्ञ हमसे जुड़ रहे हैं और इसके थ्रू, नेक्स्ट, हाँ, ये सारे विशेषज्ञ हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे साथ अपना ज्ञान शेयर कर चुके हैं, हमारे किसान भाइयों को, और जो भी इन केवी डायलॉग्स के सेशन में जुड़ते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर डायरेक्टली दे चुके हैं। नेक्स्ट। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से ये सब आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हमारे साथ श्री प्रेम सिंह जी हैं, जो हमको आधुनिक खेती के बारे में बताएंगे, जो हमको ये बताएंगे कि उनका क्या अनुभव रहा है आवर्तनशील खेती के बारे में, सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में। सस्टेनेबिलिटी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, हर आदमी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आज प्रेम सिंह जी, जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, वो हमको आवर्तनशील खेती के बारे में अपने विचार बताएंगे, हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं और कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी डायलॉग्स में, और ओवर टू यू। आप जो है हमको आवर्तनशील खेती के बारे में अपने विचार हमको बताएं। प्रेम सिंह जी हैं? जी जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार प्रेम सिंह जी। तो क्या सुन पा रही हैं मुझे? यस यस, एकदम एकदम क्लियर, आवाज आ रही? एकदम। एकदम साफ, एकदम धन्यवाद। साफ। तो मेरे पास कितना समय रहेगा? आराम से आधा पौना घंटा आपके पास है, कोई आधा जल्दी नहीं। घंटा। तो मेरा परिचय आपने दे दिया। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूँ। और यहीं पर मैं बाई बर्थ किसान है। और माने हमारे पिताजी भी किसान थे, हमारे बाबा भी किसान थे, तो हम कंटिन्यूअस किसानी ही करते हैं। अब ये प्रश्न है कि आवर्तनशील खेती के बारे में कि क्या है। तो इसमें अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं ये थोड़ा समझने लायक हैं खेती के बारे में, कि आज हम कैसी खेती कर रहे हैं। कि खेती करने वाला किसान भी कर्ज में दबा हुआ है, स्वास्थ्य उसका खराब है, पर्यावरण अलग से असंतुलित हो रहा है, जो पैदा कर रहा है वो भी खाने योग्य नहीं है, या कम पौष्टिक है, या ज्यादा जहरीला है। देश की जीडीपी का यह हाल है कि 1,68,900 692 करोड़ रुपए की पिछले साल की अभी सब्सिडी केवल यूरिया में दी गई। अभी इसमें डीएपी शामिल नहीं है। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में कितना सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया है वो शामिल नहीं है। तो हम विदेशी माने अपने देश का पैसा भी गंवा रहे हैं और किसान भी समृद्ध नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसा विशियस सर्किल में खेती में फंस गए हैं। इसी तरह हम भी फंसे थे, तो निकलने के लिए हम छटपटाए और निकल आए। और जो कुछ भी हमें अनुभव हुए उसको हमने एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की। उसका नाम आवर्तनशील खेती है। आवर्तनशील खेती नाम दिया उसका। दूसरा, यदि उत्पादन की बात करें, अभी जो आधुनिक तरीके से उत्पादन की बात की जाती है तो वो तो धुआं जैसे है। एक बार एक फसल बहुत अच्छी ले ली और ये कोई नहीं पूछेगा उसमें कि उसमें लागत कितनी लगी और वो बाजार से उसका मूल्य कितना मिला, इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। और एक बार अच्छा सा कुछ ले लिया, आलू ले लिया, प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, या बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब में भरा रहता है, और उसमें ये कि इस तरह की खेती करने से करोड़पति हो जाएंगे, माने पैसे के लिए खेती। और वह आज तक दूसरे साल उसका वीडियो नहीं आया, क्योंकि एक बार तुक्का लग गया, लग भी गया, एक तो लगेगा नहीं, क्योंकि उत्पादन और बाजार का थोड़ा सा उल्टा खेल होता है। जैसे जितना उत्पादन बढ़ जाएगा कीमत घट जाएगी, उत्पादन घट जाएगा कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई का ऐसा नेचर है बाजार का।
तो किसान इसको समझते नहीं, तो उसमें फंस जाते हैं। तो एक कहने का मतलब, हम इस तरह के विशियस सर्किल में फंस गए हैं कि खेती में कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे नेचर हो, चाहे समाज हो, चाहे किसान स्वयं हो, चाहे देश का जीडीपी हो, कोई भी स्टेक होल्डर इस माने अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ये कौन सी खेती? ये तो बर्बादी की खेती है। तो जो हम खेती कर रहे हैं, वो हालांकि वो एक निश्चित विचारधारा या इस तरह से उभर के नहीं आई है। यह हमारे धीरे धीरे खेती करते, मैं 89 से खेती कर रहा हूँ, और 89 से खेती करते करते 2010-11 तक आते आते मुझे एक सेट जैसा, एक पैटर्न जैसा दिखा। उस पैटर्न को मैंने लिखने की कोशिश की, और लोग यहाँ आने लगे तो उनको बताने के लिए कोशिश की, लोग पूछने लगे, तो एक चीजें निकल आई। तो सबके मन में होगा कि आवर्तनशील शब्द कहाँ से आया। ये आपके भी मन में मेरे ख्याल से होबे करेगा, क्योंकि ये बहुत प्रचलित शब्द नहीं है। आवर्तनशील आवर्तनशील शब्द प्रचलित नहीं है। तो आवर्तनशील शब्द को क्लियर करना पहले जरूरी है। तो अभी तक हम पूरी दुनिया में दो तरह की विचारधाराओं से परिचित। एक विचारधारा कहलाती है भौतिकवाद, और भौतिकवाद इस प्रकृति को देखती है कि एक धमाके से ये पूरी प्रकृति पैदा हुई थी, धरती पैदा हुई थी, और दूसरे धमाके में खत्म हो जाएगी। माने बिग बैंग थ्योरी पर सारी विचारधारा भौतिकवाद की आधारित है कि माने ये धरती को तो एक दिन खत्म ही होना है। दूसरी एक विचारधारा रही है पूरी दुनिया में, सारे ईश्वरवादी लोग, चाहे वो इस्लामिक कंट्री के हों, चाहे क्रिश्चियनिटी से हों, चाहे हिंदुइस्ट हों, कोई भी हों, सारे के सारे लोग यह मानते हैं कि इस धरती को एक ईश्वर ने पैदा किया है, और वही इसको चला रहा है, और एक दिन इसको खत्म भी कर। माने प्रलय की परिकल्पना लगभग सभी ईश्वरवादी सिद्धांतों में है। और प्रकृति जिसको हम मरने वाला मान लेते हैं, चाहे हम ईश्वरवादी तरीके से मारें या भौतिकवादी तरीके से कि एक धमाका होगा और ये खत्म हो जाएगी, तो इसमें तो इनका विवाद हो सकता है कि खत्म कैसे होगी, लेकिन ये दोनों मानते हैं कि ये खत्म होगी। और जिस चीज को हम खत्म होने वाला मानते हैं, उसके लिए हम सस्टेनेबल कार्यक्रम कैसे बनाएंगे? पहले से ही मान लिया कि ये तो समाप्त होने वाला, तो कैसे उसमें? तो भौतिकवाद से निकला जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे करें। क्यों? क्योंकि धमाका हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसी तरह ईश्वरवाद ने खेती को माया कह दिया। ये तो माया है, इस पर बहुत ज्यादा अनिर्वचनीय है, इसको नॉन प्रेडिक्टेबल है, इसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो वहां भी खेती का कोई स्वरूप निकल के नहीं आया। तो आवर्तनशील खेती ऐसे विचारधारा पर आधारित है जो यह मानती है कि यह प्रकृति शाश्वत है। अब शाश्वत किस प्रकार से है, ये थोड़ा सा विचारणीय बात है। तो शाश्वतता इसकी परंपरा के रूप में, जैसे आंवले का पेड़ है तो वो पैदा होगा और मरेगा भी, लेकिन आंवले की परंपरा निरंतर बनी रहेगी। जैसे पेड़ माने मुर्गी है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब मरेंगे, पैदा भी होंगे, लेकिन इनकी परंपरा मरेगी नहीं, परंपरा बनी रहेगी। और ये परंपरा है, तभी हम खेती कर पा रहे हैं। एक निश्चित पैटर्न है पूरी धरती में, हवा चलने का, पानी बरसने का, सूरज के निकलने का, नदियों के ढाल की तरफ बहने का, समंदर की तरफ जाने का, और और पशु पक्षियों के जीने का, पेड़ पौधों के उगने का, किस सीजन में फ्लोरिश होंगे, किस सीजन में हार्वेस्ट किए जाएंगे, ये सब पूरे पैटर्न का अध्ययन करके ही खेती का स्वरूप विकसित हुआ है। अगर इसमें यह निश्चयता नहीं होती, अगर इसमें यह शाश्वतता नहीं होती, यह परंपरा विद्यमान नहीं होती, तो हम खेती का स्वरूप भी विकसित नहीं कर पाते। और इस परंपरा का बने रहने के रूप में आवर्तनशील खेती, माने छोटे छोटे साइकिल्स में ये पूरी धरती बनी रहेगी। तो खेती करने के पहले ये मन में आना बहुत जरूरी है कि हमारे पुरखों ने यदि यही इसको अच्छी तरह से सजा के, संवार के, धरती को उत्पादक बना के, बीजों को संरक्षित करके,
बीज कब बोए जाएंगे, कितनी मात्रा में बोए जाएंगे, कितनी दूर दूर बोए जाएंगे, कब हार्वेस्ट किए जाएंगे, कैसे उनको संरक्षित संवर्धित किया जाएगा, इस सब का ज्ञान हमें परंपरा में मिला है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि अगली पीढ़ी तक इस पूरे ज्ञान को, इस धरती की पूरी उत्पादकता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसी के लिए आवर्तनशील। तीसरा, जब धरती में मानव आया, ये एवोल्यूशन थ्योरी भी बताती है कि जब सबसे पहले हवा, पानी और ताप में संतुलन हुआ, जब हवा, पानी और ताप में संतुलन हुआ तभी धरती की जीवंतता आई, पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे जब पूरे के पूरे, माने धरती में उर्वरता आई, धरती की उर्वरता जब पकी तब पेड़ पौधे आए, बीज आए, और जब बीज और पेड़ पौधों की परंपरा पूरी हो गई तब पशु पक्षी आए। और जब पक्षियों की जितनी तरह के पशु पक्षी बनने थे, इवॉल्व होने थे, वो इवॉल्व हो गए, तब जाके मनुष्य आया। तो मनुष्य जब आया तब इस धरती में पूरा का पूरा संतुलन था, और मनुष्य ने आने के बाद इस संतुलन को, जो भी हाल है उसके लिए जिम्मेवार केंद्र में उसके मनुष्य है। और मनुष्य कैसे है, जैसा वह सोचता है वैसा ही करता है, और जो करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसे वो सोचता है। तो यदि इस धरती को हम खत्म होने वाली मानकर करेंगे तो परिणाम भी खत्म होने वाला भी है, क्योंकि हम वैसे ही तरीके, वैसे ही विचार हमारे पास आने लगेंगे। डीएपी डाल के, यूरिया डाल के, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के, बीजों को हस्तक्षेप करके ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उत्पादन करने। अरे भाई, कोई भगा जा रहा है कि आगे हमारे बच्चे होने वाले नहीं है? धरती का पानी निकाल लो, पेट फाड़ डालो, माने ऐसे जूझा पड़ा है अपनी ही धरती के साथ में, जैसे धरती भगी जा रही और आगे हमारी मानव जाति होनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह की मानसिकता, इसलिए कि जैसा वो सोचता है वैसा ही वो करता है, और जैसा वो करता है तो सोचने वाला परिणाम उसके पास आ जाता है। तो इसको हम, आवर्तनशील खेती का जो प्रमुख है वह यह है कि हम सोचते ही हमारे विचार में ऐसा आए कि हम सब सुखी रहने के लिए खेती करें। तो आ, ये मन में ऐसे लाना, तो अगर हम मनुष्य के स्वभाव को देखें तो खेती कर काहे के लिए रहे हैं? खेती की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्यों हमें जरूरत पड़ी कि खेत को उपजाऊ कैसे बनाएं, पशुओं को कैसे पालें, गाय को कैसे पालें, भैंस को कैसे कैसे पालें, बकरी को कैसे पालें, किसको पालें किसको ना पालें, कौन सा खेत कैसे, इसकी जरूरत क्या पड़ी? जो हो रहा था उसको हाथ खाते जाते। इसके माने कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि उसमें हमारा पूरा नहीं पड़ा। तो हमें ऐसे तरीके निकालने हैं जिससे हम सुख शांति हमारी बाधित न हो। तो इसको अगर देखें हम ध्यान से, मनुष्य के स्वभाव को, तो एक साथ वो 5 जगह पर है। हर समय हम एक शरीर के साथ हैं, हम इसी समय एक परिवार के हिस्से हैं, इसी समय हम एक समाज के हिस्से हैं, इसी समय हम एक देश के हिस्से हैं, और इसी समय हम एक विश्व के हिस्से हैं, एक पृथ्वी के हिस्से हैं। और अगर हमने ऐसे तरीके विचार में और क्रिया में अपना लिए कि परिवार के लिए करें और समाज को दुखी कर दें या समाज को कमजोर कर दें, समाज के लिए कुछ करें और परिवार के लिए दुखी और कमजोर कर दें, या पर व्यक्ति के लिए अपने लिए कुछ करें और परिवार को कमजोर या दुखी कर दें, तो इससे हमारा सुख शांति संतोष आनंद, माने निरंतर आनंद, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह आवर्तनशील खेती ऐसे ही तरीका है, विचार के आधार पर और क्रिया के आधार पर ऐसा तरीका है जिससे शरीर भी स्वस्थ हो, परिवार में समृद्धि हो, समाज में स्नेह हो, सम्मान हो, अभयता हो, संतोष हो, और पूरे विश्व में आनंद हो। तो इस तरह की खेती का स्वरूप है जिससे सब कुछ आ, सब जगह हम सुख शांति संतोष आनंद में निरंतर रह सके और अपनी आजीविका भी सुनिश्चित रख सके, और अगली पीढ़ी के लिए धरती को और ज्यादा उपजाऊ बना के जाएं, बीजों को और ज्यादा पौष्टिक बना के जाएं, धरती के पानी को और ज्यादा रिचार्ज करके जाएं, ताकि यह अनंत काल तक, जब तक मानव में धरती पूर्ण जागृत न हो जाए, या जब तक इस धरती में धरती है, तब तक मानव सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक रह सके। तो यह है आवर्तनशील खेती का एक सीध विचार है
यह उन लोगों के लिए थोड़ा सा हताश करने वाली बात होगी जो खेती से पैसा पैदा करना चाहते हैं, खेती से यश पैदा करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्षमा चाहेंगे, खेती न यश प्राप्त करने के लिए है, न धन प्राप्त करने के लिए है। खेती सुख के लिए है, संतोष के लिए है, आनंद के लिए है और समृद्धि के लिए है। समृद्धि का मतलब हमें जो कुछ भी खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मकान बनाने और औषधि के लिए जो भी है वो सब खेती से है। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रकृति का संतुलन कौन बनाए। यदि धरती को हम ध्यान से देखें तो इसमें जितनी भी जोतने योग्य जमीन है, काम करने योग्य जमीन है, तो ज्यादातर हिस्सा किसानों के पास में है और किसान को खेती करनी ही है। और धरती को यदि वायु संतुलन नहीं बना रहा, जैसे कि दिल्ली में, बेंगलोर में, कई जगह ऐसे हालात हो जाते हैं, बंबई में, कानपुर में, कि विश्व के एयर क्वालिटी सबसे खराब घटिया हो जाती है। और एयर क्वालिटी कैसे बनेगी? जब तक एक संतुलित मात्रा में इस धरती में पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड माने माने हवा में ऑक्सीजन का संतुलन गड़बड़ा, ऑक्सीजन का संतुलन गड़बड़ा जाएगा तो मनुष्य के लेने योग्य वही नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार पानी को हम लगातार धरती से निकालते रहेंगे तो अगली पीढ़ी के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सबको पता है कि जहां से आज से 20 साल पहले 30 फुट से पानी आता था, आज वो 200-250 फुट चला गया है और निरंतर चला जा रहा है। इसकी भी एक इस पर भी विचार करना मनुष्य जाति का काम है। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम, हम जिम्मेदारी है, पहला तो हो गया कि मनुष्य सुखी सुखी रहने के लिए और समृद्धि के लिए खेती करना है। दूसरा है पर्यावरण को संतुलित करना है। तो पर्यावरण को संतुलन के भरोसे हम हिमालय के पहाड़ और अमेज़न के जंगल के भरोसे पूरी धरती की वायुमंडल को साफ नहीं कर सकते, या नदियों के बहाव से हम धरती के अंदर के पानी को रिचार्ज नहीं कर सकते। हमें तालाब बनाने ही पड़ेंगे, एक निश्चित मात्रा में हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। तो कौन लगाएगा? तो धरती की 80% जमीन हम किसानों के पास। तो खेती का ऐसा तरीका विकसित कर लें कि खेत में लगने वाले पानी की तुलना में तालाब हो जाए, और अपने धरती के, यदि पूरी धरती में 1/3 हिस्सा बाग वन बाग की खेती करनी है तो हर काश्तकार 1/3 में लगा ले, तो पूरी धरती का 1/3 ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। हमें किसी के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा और हमारा फलोत्पादन, खाद्यान्नों में वृद्धि भी हो जाएगी, लागत घटेगी और तमाम प्रकार के लाभ। तीसरी, किसानों की एक जिम्मेदारी है। हालांकि किसान, यह भ्रामक संख्या है, मुझे पता नहीं है कि कितनी सही है ये। अब सरकार कभी कभी आंकड़े, क्योंकि किसान परिभाषित नहीं है संविधान में और संसद में, इसलिए एग्जैक्ट किसान कितने हैं इसको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 46% किसान बचे, माने 54% लोग किसान में नहीं, और 54% को हम मान लेते हैं कि कस्बे और शहरों में चले गए। यदि वो कस्बे और शहरों में चाहे जहां चले जाएं दुनिया में, खाना तो खाएंगे ही। और खाना को पौष्टिक बनाए रखना किसानों के अलावा किसकी जिम्मेवारी? यदि किसानी में भी व्यापारी मानसिकता घुसेड़ दी जाएगी, लाभ की मानसिकता, लोभ की मानसिकता घुसेड़ दी जाएगी, तो सबको पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा? तो तीसरी बात यह है कि आवर्तनशील खेती की पृष्ठभूमि में यह हमें स्पष्ट रखना पड़ेगा कि यह लोभ और लाभ के लिए नहीं है, बल्कि सुख और समृद्धि के लिए। लोभ और लाभ से मुक्ति दिलाने के कार्यक्रम के रूप में आवर्तनशील खेती है। तो ये 3 बातें खेती के पहले जान लें। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए खेती खेती का जो स्वरूप विकसित हुआ, उसके 3 दार्शनिक आधार: नंबर 1 संतुलन, नंबर 2 न्याय, और तीसरा आवर्तनशीलता। संतुलन माने ऐसे खेती का तरीका जो जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन और उर्वरता संतुलन को बनाए रखते हुए खेती करने के तरीके। दूसरा है न्याय, माने हम बहुत सारा उत्पादन कर लें और ऐसा मानने लगे किसान कि ये सब मेरा ही है और मैं किसी को दूंगा ही नहीं, तो आधी दुनिया तो भूखों मर जाएगी। तो सामाजिक न्याय, यदि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है तो वह कैसे उन लोगों के पास पहुंचे जो इससे वंचित हैं, जिसको इसकी जरूरत है, अदरवाइज लूटपाट मच जाएगी। तो सामाजिक न्याय भी खेती के तरीके में समाना पड़ेगा। और तीसरा आवर्तनशील,
आवर्तनशीलता का मतलब जो पहले बताया कि परंपरा के रूप में इस धरती का अक्षुण्ण बना रहना, शाश्वत बना रहना, सस्टेनेबल बना रहना। तो हम पेड़ पौधे कैसे शाश्वत बने रहते हैं? बीजों के आधार पर शाश्वत बने रहते हैं। तो हम पेड़ पौधों के फलों का प्रयोग करें, डाली का, पत्ती का, लकड़ी का, सब प्रयोग करें, बीज को डिस्टर्ब ना करें, तो उसकी परंपरा बनी रहेगी। इसी तरह जितना पशु पक्षी है उसका खूब दूध पिएं, गोबर लें, मांस खाएं, जो करना है करें, लेकिन उनकी वंश को क्रॉस न करें। इस वंश को उससे, उस वंश को उससे क्रॉस करवा के ये अगली एवोल्यूशन को एकदम से ध्वस्त करने के लिए काम करेगा। अभी तो एक कदम और आगे हम जा रहे हैं कि पशु पक्षियों के जीन को पेड़ पौधों के जो अल्प विकसित अवस्था का जेनेटिज्म है उसमें क्रॉस करके कुछ नया संसार रच रहे हैं, जैसे शंकु रचा था। तो इस तरह का संसार रचने जा रहे हैं। यह एक शांत मूर्खतापूर्ण, अदूरदर्शी और अगली पीढ़ियों को भूख से मार डालने वाला होगा। तो आवर्तनशीलता का भी हम खेती के तरीके में इन्वॉल्व करें। तो इन तीन आधार पर जो खेती की परिभाषा बनती है, वे बनती है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी दें कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपने परिवार के लिए, ध्यान देनी बात है, अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और औषधि पैदा करना और प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाना, माने प्रोसेस करना, माने मूल्यवर्धन करना का नाम खेती है। माने खेती केवल जोतने, बोने, काटने का नाम नहीं है। खेती केवल ज्यादा से ज्यादा निकाल लेना और बेच देने का नाम नहीं है। खेती एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हमारे लिए यह खेती, हम जब आवर्तनशील खेती कहते हैं तो हमारे लिए इसका यह रूप होता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे व्यापार करने वाला हो, तो पूरे जीवन यात्रा में जो कुकर्म करता है, कुकर्म माने जो प्रकृति के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जितने काम करता है, उसके लिए देखिए ना आजकल कितनी बाबाओं की दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। बाबाओं की दुकानों में, मंदिरों में भीड़ ही इसलिए बढ़ रही है, जितना जितना शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, जितना समाज में, देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जितना तनाव, उतना ही तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ेगा तो दो दुकानें चलेंगी, या तो शरीर बीमार पड़ेगा तो मन बीमार पड़ेगा। मन बीमार पड़ने की अलग दुकानें हैं और शरीर बीमार की अलग दुकानें हैं। तो वहां पर देखिए आज कितना भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़ लगा रहता है। तो ये कब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग अपनी प्रकृति के साथ कुकर्म करते हैं और अपने समाज के साथ भी कुकर्म करते हैं। उसका ये नतीजा है। आवर्तनशील खेती सीधे ईश्वरत्व स्वयं में उतारने का एक तरीका है। आवर्तनशील खेती करने वाले किसान को न किसी देवालय की जरूरत है, न कहीं ध्यान साधना की जरूरत है। वो स्वयं में, उसके अंदर जैसे ही प्रकृति का संतुलन, जैसे ही पशु पक्षियों के स्वभाव के आधार पर उनका पालन पोषण, जैसे ही अपने खेत में जो प्राकृतिक नियम है उनका पालन करता है, वैसे ही उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। वेदांत में ये बात कही गई है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्रम उपासना मोक्षार्थ ज्ञान संपत्ति इति वेदांत में। अर्थात हमारे कर्म चित्त को शुद्ध करने के लिए, और कृषि ही कर्म है। और जब हम सबके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए ध्यान में रखकर अपने कृषि के कार्यक्रमों को जब करते हैं, तो उसका नतीजा सब जगह सर्वत्र सुख, सर्वमंगल निकलता है। और यही ईश्वरत्व है। तो इस तरह से आवर्तनशील खेती की यह परिभाषा, अब इस परिभाषा के आधार पर यदि हम बनाने जाएं तो इस ये 5-6 कदमों में पूरी हो जाती है। पहला कदम, अपने खेत के 1/3 भाग में, और 1/3 जब हम कहते हैं तो उसके पीछे और भी है। यदि पूरे गांव में जब जितना प्रतिशत लगा है उतना प्रतिशत घटा के, मतलब पूरे गांव के 1/3 भूभाग में वन और बाग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि खेत हम चाहे जितना माने कि खतौनी हमारे नाम की हो गई है, लेकिन हम इस खेत के मालिक नहीं हो सकते। हम इसके कस्टोडियन ही रहेंगे, क्योंकि आज तक इस धरती से कोई खेत उठा के नहीं ले गया है। सब के सब जो
अपने आप को बड़ा मालिक और सिकंदर और अकबर, और हमारे आसपास भी इसी तरह के शेख चिल्ली बैठे रहते हैं, जो समझते हैं कि हम इस खेत को उठा के ले जाएंगे, आज तक कोई उठा के नहीं ले गया। इसके माने खेत इस धरती का एक अनिवार्य हिस्सा है, और धरती को जैसा होना चाहिए वैसा खेत को करने से पूरी धरती का संतुलन बनेगा। तो जैसे ही हम अपने 1/3 भाग में पेड़ पौधे या वन वनस्पति की खेती करते हैं, वैसे ही हम इस वैश्विक दायित्व से मुक्त हो जाते हैं और हमारी चेतना वैश्विक हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे खेत में दूसरा स्टेप है, जितना पानी लगता है, प्रयोग होता है, उसकी तुलना में एक तालाब बनाए, ताकि चौमासे का पानी माने बरसात के पानी को हम उसमें इकट्ठा कर सकें। और उस बरसात के पानी में क्या होगा, साल भर जो पानी हम प्रयोग करेंगे कुछ मात्रा में उसको रिचार्ज करते रहे, और यह अगर संतुलन बनाए रखे तो हम एक फिर से वैश्विक काम करेंगे कि अगली मानवता के, अगली पीढ़ी के लिए हम पानी सुरक्षित करके जाएंगे। और जब तालाब से सिंचाई करते हैं तो उससे दूसरे अन्य फायदे, तालाब का पानी 30 से 35% उत्पादन अधिक देता है। जो ट्यूबवेल से प्रयोग किए जाने वाला पानी है, उससे जो उत्पादन होता है उसकी तुलना में 30 से 35% उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है यदि हम तालाब के पानी, और वैसे तालाब में जिसमें मछलियां भी पाल लें तो अतिरिक्त आमदनी होगी, और मछली वाला पानी डालेंगे और ज्यादा उपजाऊ बनेगा। और उसका तीसरा फायदा होता है, कम ऊर्जा में वह छितराया जा सकता है। हम ट्यूबवेल में जितने गहराई से पानी निकालते हैं उतनी ज्यादा ऊर्जा का भी दुरुपयोग होता है, उससे भी हम बचेंगे। चौथा फायदा उससे ये होता है कि तालाब अगर बना लेते हैं कि जैसे एक खेत में 5 पानी में आपकी फसल पकती है, तो इसमें 3 पानी में हो जाए, माने पानी की धारिता बहुत अधिक होती है ट्यूबवेल के। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब हम ट्यूबवेल का पानी पीते हैं तो तुरंत तुरंत प्यास लगती है, और यदि किसी झरने का, तालाब का, नदी का, कुएं का पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद बहुत देर तक दोबारा प्यास, तो इसको भी देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार बाघ का मैंने बताया नहीं, बाघ में इसलिए नहीं बताया कि बाघ में लगभग सबको पता है कि इससे बहुत फायदे हैं। ऑक्सीजन तो बनती ही बनती है, उसके अलावा खेती की तुलना में उत्पादन 4 से 6 गुना, 8 गुना बढ़ जाता है। माने जितने 1 एकड़ में जितना धान गेहूं होता है उसकी तुलना में कम से कम 3 गुना 4 गुना ज्यादा फल पैदा होता है। और काम करने के लिए माने कम काम करना पड़ेगा, जुताई बचेगी, और हमारा परिश्रम बचेगा, और उसके नीचे जानवरों को चराने की जगह निकल आएगी। तो इस तरह से एक अच्छा मॉडल हो जाएगा। तीसरा स्टेप है कि 1/3 हिस्से में पशुपालन। पशुपालन क्यों? उर्वरता की सुनिश्चितता के लिए। तो परिभाषा जो दी है हमने, भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए। जो आदमी अपनी भूमि की उर्वरता खोकर खेती करता है तो ऐसे ही मूर्ख है जैसे अपना सब कुछ लुटा के और फिर इसके बाद कहता है हे कहता है, बेवकूफ है। किसान की असल पूंजी उसका उत्पादक खेत है, माने खेत की उत्पादकता ही उसकी स्थायी पूंजी है, और उसको खोकर वो कुछ भी प्राप्त करता है तो वैसे ही कालिदास है जैसे जिस डाल में बैठता है उसी काट लेता है। ऐसा मूर्ख है वो, किसान तो है ही नहीं वो। किसान के नाम से और भी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी उर्वरता से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उर्वरता कैसे मेंटेन होगी? जब पशु होंगे। पशु क्या है? जैसे वही पत्तियां, टहनियां, जितना है घास फूस हम खेत में डालें तो कितनी देर में खाद बनेगी? वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेगा। और उस काम को जानवर कितनी देर में कर देते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे। वही भूसा आप खेत में डालिए, 6 महीने में खाद बनेगा। वही भूसा अगर किसी भैंस को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, 10-12 घंटे में खाद बना के दे दीजिए। इतनी शानदार मशीनें हैं, और सब मशीनें अलग अलग हैं, एक तरह की नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है जो ये कहते हैं कि केवल गाय से खेती हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि बकरी के खाद में जितनी निम्न प्रकार के वो देते हैं उसमें मिनरल अधिक होता है, तो बकरी भी चाहिए। जितने पक्षी प्रजाति के जानवर हैं उनमें कैल्शियम फास्फोरस होता है, तो बतख भी चाहिए, मछली, मुर्गी मुर्गी मुर्गे भी चाहिए, उनकी भी बीज चाहिए। गाय में माइक्रोब्स अधिक होते हैं, गाय भी चाहिए, भैंस भी चाहिए। जो भी जानवर हम पाल सकते हैं अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, उतने
उतने जानवर चाहिए, और कितने चाहिए ये भी खेत के अनुपात में चाहिए। तो मान लीजिए हम 2 एकड़ के काश्तकार हैं, तो कितने चाहिए? 1 गाय पर्याप्त है, 2 गाय पर्याप्त है, 4-5 बकरी पर्याप्त है, 20-25 मुर्गे मुर्गियां पर्याप्त हैं। और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हमारी अतिरिक्त आमदनी के स्रोत भी बनेंगे, और हमारे 2 एकड़ खेत के लिए निरंतर खाद की फैक्ट्री का भी काम करते हैं। तो 1/3 हिस्से में पशुपालन जरूरी है। और पशुपालन आजकल जैसे पशु पालते हैं स्लाटर हाउस में, जैसे बंद कर लेते हैं, कृत्रिम खाना देते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। ऐसे करने से ना तो खाद की क्वालिटी बढ़ेगी और ना ही उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। उसके लिए कुछ चरना जरूरी है, छुट्टा रहना जरूरी है। अगर छुट्टा नहीं रहेंगे, अपने मन का खा नहीं पाएंगे, अपने मन का नहीं खाएंगे तो ज्यादा बीमार पड़ेंगे, ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो इधर से कमाएंगे, उधर आपका पैसा चला जाएगा। आज तक मुझे कोई डेयरी वाला सफल नहीं मिला है, आज तक पूरी धरती। सब के सब ये साथ लेते हैं, वो साथ देते हैं। यहाँ से किसी से पैसा इकट्ठा किया और वहां जाके भर के चले आए। मैंने बहुत डेयरी वालों का अध्ययन किया है, सारे डेयरी वाले रोते मिले हैं। इसलिए रोते मिले हैं कि वो अप्राकृतिक काम कर रहे हैं। तो इतने जानवर रखें और उनको छुट्टा चराने की भी व्यवस्था हो, ताकि अपने मन का भोजन सिलेक्ट कर सकें। और मजेदार बात है, मेरे यहाँ बकरी भी है, गाय भी है, मुर्गियां भी हैं। बकरी उसी खेत में जाएंगी तो उसी खेत में अपना चारा अलग है उनका, गाय का अलग है, भैंस का अलग है, किस अवस्था में क्या खाना है वो सब जानते हैं। उसको उनको हमें बताने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से पशुओं को, विविध प्रकार के पशुओं को रखने से हमारे खाद्य की विविधता आएगी। माने मिनरल रिच होगा, कार्बन रिच होगा, माइक्रोब्स रिच होगा, जो सॉइल और ह्यूमिडिटी, सॉइल लाइफ के लिए ह्यूमिडिटी पैदा होगी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम उत्पादन की पौष्टिकता को भी मेंटेन कर पाएंगे, यदि 1/3 हिस्से में हम पशुपालन के लिए, उनके लिए चारा, उनके चरने का प्रबंध, बांधने का प्रबंध, ये सब, और उनसे होने वाले उत्पाद को विभिन्न तरीकों से, कंपोस्टिंग से, नाडेप से, बहुत सारे प्रकार के, बहुत किसानों ने इसमें बहुत प्रयोग किए हैं। भरा पड़ा है इंटरनेट इस ज्ञान से, तो उसको आप खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कोई शिवांश खाद का एक्सपर्ट है, तो कोई नाडेप का। इंदौर मेथड के तो गांधी जी बड़े हिमायती थे। अभी स्वीडन से कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने भी उन्होंने हमारे खेत का वो करके भेजा था। तो उन्होंने हमें इंदौर मेथड की खाद के लिए रिकमेंडेशन दिया, मैंने हमारे देश के लोग, हमारे देश की दीदी को रेकमेंड किया। और हर किसान को इसमें वैज्ञानिक होना चाहिए, और अपने खेत में उपलब्ध चारे से, भूसे से, जो पशु अवशेष है उनसे, तमाम तकनीकी से ऐसी खादें बनाए जिससे माइक्रोब्स बढ़ता हो, और कार्बन बढ़ता हो, और नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो मेंटेन रहे, ताकि आपकी उत्पादकता भी प्रभावित न हो, मेरी भी प्रभावित कभी नहीं होती। तो इस प्रकार से 1/3 हिस्से में पशुपालन, 4 भाग हो गए। 5वां हिस्सा है इसका, जो खेती अपने परिवार के लिए, खेती बाजार के लिए नहीं। और खेती के में जैसे ही हम बाजार के लिए खेती करते हैं, तो बाजार से खेत में कुछ लाते हैं, चाहे वो खाद लाएं, चाहे पानी पैसे से लाएं, या डीजल पेट्रोल लाएं, या कुछ भी बीज लाएं, यह हम काश्तकार नहीं है, वो बेवकूफ आदमी है। और सारा का सारा लालच में माने कोई भी बीज कंपनी, कोई भी खाद कंपनी, कोई भी ट्रैक्टर कंपनी, कोई भी डीजल पेट्रोल कंपनी आज तक घाटे में नहीं गई। और इसका जो प्रयोग करने वाले किसान है, ये कभी फायदे में नहीं रहे, तो वो तो अपना बिजनेस कर लेते हैं इनसे, और ये मूर्खों की तरह अपना जो खेत की जो खून पसीने से निकलता है, हमारे पुरखों के द्वारा जो उत्पादकता बनाई गई है, उस देश को वहां दे आता है। तो अपने लिए खेती है, तो खेती अपने लिए का मतलब खेत में लगने वाली सारी चीजें खेत से आए, खाद, बीज, पानी, ऊर्जा, और हमारे घर में लगने वाली सारी चीजें, जो भी संभव हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, मसाले, दाल, तिलहन, दलहन, जो कुछ भी आता है ना आज, फल फूल, दूध, घी, सब्जी आदि, सब कुछ हम उसमें प्लान करें अपने खेत। और जो हमारे घर से बचे, उसको 5वां स्टेप है, उसको प्रोसेस करें। बिना प्रोसेस किए बाजार में कुछ भी ले जाना, सारी संभावनाओं को समाप्त कर देना है। आपने दूध बेचा, आप थक गए, दूध का आप घी बना दीजिए, मट्ठा बेच लीजिए, और घी आपका सुरक्षित हो गया।
तो जैसे ही खेत से पैदा होने वाली चीज को हम बाजार में बेचने जाते हैं, वैसे ही बाजार उसकी कीमत लगाता है। और जब हम अपनी उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसको वैल्यू एड कर देते हैं, तो उसके मालिक हम हो जाते हैं। तो जैसे आलू से कुछ बना देंगे तो हम बताएंगे कि क्या रेट है, गेहूं से दलिया बनाते हैं हम, तो दलिया का क्या रेट हम बताते हैं, बाजार थोड़ी उसका लगा सकता है। इसी तरह दूध से घी बना देते हैं तो हम बताते हैं कि हम घी क्या भाव बेचेंगे, हम क्या भाव देंगे आपको, बाजार नहीं कीमत लगा। तो दो चीजें होती हैं। जितनी किसान के पास पैसे की कमी है, इस पांचवें स्टेप से पूरा करें और कोशिश करें कि सीधे उपभोक्ता से जुड़े, बाजार को बाईपास करें। बाजार को बाईपास करने के बाद ही सीधा उपभोक्ता जुड़ने से ही उसकी समृद्धि आएगी। तो समृद्धि बहुत सारी चीजों का संयुक्त रूप से, खाना पीना कपड़ा मकान, ये सब समृद्धि में आता है, पैसा भी आता है। तो पैसे की मात्रा को वो तय करे कि कितना उसको चाहिए। तो आवश्यकता यदि किसान नहीं तय करेगा, वह नकल करेगा आईएएस अफसरों की, वो नकल करेगा व्यापारियों की, वो नकल करेगा शहर में रहने वाले उन बेचारे लोगों की, जिनको पैसे नहीं होंगे तो भूखों मर जाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो बीमारी से मर जाएंगे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके पास पैसा हो या ना हो, खाना हमारा हमसे अच्छा किसी का नहीं होगा। हमारा दूध घी मिर्च मसाले सब्जी दाल हमारी अपनी, ये अरबों रुपया खर्च करने वाले भी उन बेचारों को नहीं मिलता, उनसे नकल क्यों करनी। तो हम इस गौरव से रहें कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, उसको हम पैसे में हम अपनी तरह से उसको यूज करेंगे, उनसे नकल न करें। उससे नकल करने जाते हैं कि उनकी तरह की गाड़ी, उनकी तरह का घोड़ा, उनकी तरह का फलाना, हम फंस गए चुंगल। उस विशियस सर्किल में जाने की किसान को जरूरत नहीं है। किसान तो इस बात से करे कि उसका दूध अपना है, सब्जी अपनी है, खाना अपना है, जो बचता है प्रोसेस करके जो हमारे घर आते हैं या सीधे उपभोक्ता हैं जो, उनको जितना बेहतरीन हम खाएंगे उतना बेहतरीन उनको भी खिलाएंगे और अपने मन का पैसा लेंगे। और इस तरह से अगर एक किसान के पास 5 या 7 या 10 काश्तकार भी माने ऐसे उपभोक्ता मिल जाते हैं, इतने भर में पूरा घर चल जाता है, पूरा घर चल जाता है। लेकिन इसके लिए क्रक्स है कि आवश्यकता को फिक्स करना पड़ेगा। अनंत आवश्यकताएं खेती से नहीं पूरी हो सकती हैं। तो जिसको पैसा कमाना है तो खेती छोड़ दे या बेच दे। पैसा कमाने के लिए पैसे वालों के पास जहां पैसा होता है, भाई खेत पे पैसा बो देने से पैसा थोड़ी उगता है। तो जहां जो उगता है तो वो, और वहां सबकी जेब खेत पे भरी पैसे से भरी है। हर महीने उनका चैत पकता है, हर महीने उनके खाते में पैसा आ जाता है, उनको लूटो जाके, उनसे मांगो चाहे लूटो चाहे छीनो चाहे झपटो, उसका कोई तरीका निकालो। लेकिन किसान है यदि, तो किसानी से उसको खाना आएगा, दूध आएगा, घी आएगा, सब्जी आएगी, अनाज आएगा, दाल आएगा, और अपने गांव के प्राइमरी में बढ़िया पढ़े और प्राइमरी के स्कूल को अच्छा से अच्छा अध्यापक पढ़ाए, इसका सामाजिक दबाव बना। बीमार पड़ता ही नहीं है ऐसा आदमी, तो पैसा हमें दवा में लगता ही नहीं है। दवा के लिए हमें कोई बीमा बीमा कराने की जरूरत नहीं है इस तरह की खेती करने वाले। तो इस तरह से ये पांचवा स्तर है। अभी छठवां स्तर दिया अपन खेती का। छठवां स्थल क्या है, अब हमारे पास कुछ न कुछ पैसा आ जाएगा, कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी जो हमारे प्रयोग से ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो हमें अपने से कमजोर आदमी, गांव के समाज आप जहाँ रहते हैं वहां, जो हमसे भी कमजोर है, न्याय नहीं पा रहा है, शिक्षा में दिक्कत है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, या रोजगार नहीं कर पा रहा है, उसके साथ में खड़ा हो। और जैसे ही किसान अपने से कमजोर के साथ खड़ा होता है, तभी उसके अंदर बड़ापन आएगा। जैसे ही इन धन और पद के बड़े लोगों के पीछे जीभ लचकाता हुआ घूमता रहता है, वो कभी इनको अपने बराबर में आने नहीं देंगे और इनको हरदम यह एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम ओछे हो, तुम मेरी तरह की भाषा नहीं जानते हो, तुम मेरी तरह का ये नहीं बोल सकते हो, तुम मेरी तरह की अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, मेरी तरह के कपड़े नहीं बोल सकते हो। तो उससे दूरी बना के रखना पड़ेगा। उससे ये कहना पड़ेगा, तुम पराई कमाई खाते हो, मरने के बाद तुम्हारा जो यमराज के यहाँ हिसाब होगा, तुम कई पीढ़ी तक अभी मजदूर बन बन के करोगे, जो दूसरे की कमाई खा रहे हो, दूसरे की कमाई ऑक्सीजन ले रहे हो, दूसरे की कमाई पानी ले रहे हो,
दूसरे का उत्पादन किया हुआ दूध ले रहे हो, ये पैसा चाहे जितना भी दे दो, ये परिश्रम से आता है, तुम्हारे पैसे से नहीं आता है। अगर इसकी वस्तु की कमी पड़ जाएगी, जैसे कोरोना काल में पड़ गया था, तो पैसा बोरों में भरा रह जाएगा और भूखों मर जाओगे। तो पैसे की तेरी कोई औकात नहीं है, तुम अपने पास रखो, हम अपने उसमें आनंद है, थोड़ा इंतजार कर लें। जैसे ही ये 56 और 54, 44, 46 और 54 का रेशियो जैसे ही 60-40 होगा, तो ये पलड़ा एम्बैलेंस हो जाएगा, लोगों के पास बोरों में रुपया रहेगा, खाने की भूख मर। अभी थोड़ा थोड़ा उदाहरण आने लगा है, सरकार ने पूरी नाक रगड़ दी है, दाल और तेल के रेट नहीं घटा पा रही और कभी घटने भी नहीं, और इसलिए नहीं घटने हैं कि उत्पादन और डिमांड और सप्लाई का रेशियो होता है बाजार में। इस प्रकार से छठवां है कि अपने कमजोर के साथ खड़ा होना। जैसे ही हम अपने से जिसको बड़ा मानते हैं, धन में, पद में और लालच में उनके पीछे घूमते हैं, उनके पैसे के पीछे घूमते हैं, वहां से सीधा यू टर्न ले लीजिए और अपने से कमजोर के साथ खड़े हो जाए। जैसे ही आप कमजोर के साथ खड़े होंगे, आपके अंदर अपना बड़ापन जाग जाएगा, और बड़े होने के लिए सब परेशान है। आपके बड़ेपन से सबके सब हतप्रभ हो जाएंगे। किसान के अंदर जिसकी ये ताकत आ, तो 6 स्टेप में आवर्तनशील खेती पूरी होती है। और मेरे ख्याल से समय समय का ध्यान दिलाएं डॉक्टर साहब, जो जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो फिर मैं आगे का निर्णय लूँ। और कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, उनके प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही अच्छे से आवर्तनशील खेती के बारे में समझाया, बहुत ही बारीकी से जाके उसका अर्थ समझाया। और मैं जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि आपका जो पैशन है खेती को लेके, वो बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। और जो भी आपको सुन रहा होगा उसको प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो जितने लोग भी धन्यवाद। हमारे संग जुड़ सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप समय का थोड़ा सा मुझे अंदाजा नहीं है कि कितना हो गया है, उस हिसाब से मुझको आदेश करें, और जो हैंड रेज हैं उनके प्रश्न भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आराम भी हो डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली। कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल, आप परफेक्ट टाइम पे आपने खत्म किया है 7:20। बिना समय का अंदाजा हुए आपको अच्छा अंदाजा आ गया समय का। थैंक सो हम जो अभी पूछ लेते हैं, अगर किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई कुछ सवाल करना चाहता है, तो मेरा एक सवाल है सबसे पूछने के यू। पहले, आवर्तनशील खेती और सस्टेनेबल खेती में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सस्टेनेबल अंग्रेजी में कहते हैं, और हम सस्टेनेबल के बजाय आवर्तनशील शब्द का इसलिए प्रयोग करते हैं कि सस्टेनेबल शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं। हम्म, आवर्तनशीलता में परिभाषा है कि यह पेड़ तो मरेगा, लेकिन बीज बना रहेगा, तो वंश परंपरा, पेड़ की परंपरा नहीं मरेगी। तो आवर्तनशील खेती में इस पूरी प्रकृति की परंपरा के बने रहने से, पेड़ को बना रहना, पशु पक्षियों का बना रहना, मनुष्य का बना रहना, धरती नदी पहाड़ का बना रहना, ये सबके बने रहने के को माने आवर्तनशीलता कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ सवाल पूछना है प्रेम सिंह जी से, तो अपना हाथ उठा लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं। नरेश, आप जी अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल। जी जी। हाँ सर, सभी को नमस्कार सर। हैं। नमस्कार। सब इस समय जो परेशानी हो रही है, मैं अपने गांव में देख रहा हूँ सर। हमारा गांव बुलंदशहर पड़ता है, जो एनसीआर में आता है। जी। वर्तमान में पहले काफी अच्छी तरह से लोग बाग खेती करते थे, लेकिन जी। वर्तमान में ये हालत आ गई है, जैसे लड़कों की शादी के लिए जो लड़के वाले आते हैं, जी। पहली उनकी कंडीशन होती है कि हमारी लड़की खेती का काम नहीं करेगी, दूसरा बिल्कुल सही पशुओं है। का नहीं करेगी, तीसरा लड़की गांव में नहीं रहेगी। जी। मतलब ये मानसिकता इस तरह चेंज होती जा रही है साहब। हाँ, नहीं हो चुकी है साहब, आप बिल्कुल सही है, ये हमारा भी दर्द है। और इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं, सरकार से चिट्ठियां लिखी हैं कि किसान की परिभाषा स्पष्ट कर दें, और संसद और विधान सभाओं में किसानों के लिए जगहें रिजर्व करें। जितने प्रतिशत किसान उतने प्रतिशत जगह। जैसे ही हम लोकतंत्र में जी सर्वोच्च सम्मान होता है, लोकतंत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है संसद और विधान सभाओं में, जहां पर किसान स्वयं अपने निर्णय ले सके, उन निर्णयों को लेने की जगह सुरक्षित कर दी जाएगी।
तो ये लोग जो अपनी लड़कियों को वहां के लिए भग रहे हैं, किसानों के पीछे भगने लगे। देखिए, उसके लिए हम किसान जाति के लोगों को कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो दो जी काम हम जी करते हैं यहाँ पर। एक काम तो ये करते हैं, किसानों से कहते हैं कि तुम अपनी लड़की की शादी किसान से करो। किसी किसी शहर में रहने वाले ऐसे लोगों को मत करो जो पराई कमाई खाते हो, क्योंकि मरने के बाद या रिटायरमेंट के बाद बहुत दुख भोगना है उनको। वो दुख क्यों तुम्हारी लड़की भोगे, तो अपनी कमाई खाए, है ना। तो अपनी अपनी लड़कियों की शादी तो हम किसानों से करें, पहला काम। दूसरा काम, ऐसा वातावरण बनाते रहें कि किसान ही सर्वश्रेष्ठ लाइफ स्टाइल है जो मनुष्य के अंदर देवत्व तो ला सकती है। बाकी सारे 60 साल के बाद आत्महत्या करता है, कोई 70 साल के बाद आत्महत्या करता है। किसान ऐसा है कि आजीवन आनंद आनंद से रह सकता। इस रूप में उसको व्याख्यायित करने। देखिए, माहौल बनाया उन लोगों ने, नौकरों ने। अभी 50 साल पहले कोई नौकरी करने के लिए तैयार था क्या? नहीं थे सर। नहीं था। अब क्यों तैयार हो गया? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 1970 में जब कम्युनिस्टों की सरकार आ गई, माने इंदिरा गांधी के कंधे में हाथ रख के, इन नौकरों के अनाप शनाप वेतन बढ़ा दिए। अब नौकरों के अनाप शनाप जब वेतन बढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे ही बच्चे थे वो। अब वो अपना रंग दिखाने लगे। तो उनको जो बैठे बिठाए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो अपने पैसे का वो गर्व दिखाते हैं, हमको नीचा दिखाने में काम करते हैं। तो उसका मैं हम सर अब कुछ करें, हम उसका कुछ करें कि हम समाज में इस बात को माने पॉपुलराइज करें कि अपनी कमाई किसान के अलावा इस धरती में खा कौन रहा है, और मरने के बाद भी एक संसार होता है ना, वहां पर कैसे हिसाब हो गए। तो नरेश जी, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब जी जो जी है मैं हेमंत सिंह जी को बोलूंगी कि उनको कुछ पूछना है, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है। ठीक, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। आप अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी, और अपना सवाल पूछिए। जी मैम, वो गलती से टच हो गया था। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। कृष्ण जी ने अभी अपना हाथ ऊपर किया हुआ है। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रेम सिंह भैया। नमस्ते। जी, थोड़ा सा आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि स्टेशन पर हूँ। कोई जीवन बात नहीं। विद्या से जुड़े हुए 1.5 साल हुआ है, तो जी कई बार जी आपका जी। नाम सुना है, कई बार आपसे जी मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन जुड़ा हूँ। जी भैया एक्चुअली अभी मैं खेती में तो नहीं हूँ, लेकिन अब मानस बन रहा है। तो जी अभी जो मुझे जो लगता है कि मेरी जानकारी बहुत कम है, तो अभी जो केमिकल्स मिला के, जैसा आपने बताया, लाभ मानसिकता लाभोन्माद में किसान भी चला गया है, तो अभी जो खेती में जो उसकी उर्वरकता जो है उसको अगर खराब कर दिया है, तो अब वापस उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय या कुछ डायरेक्शंस आप बताएं तो जी। मुझे तो लाभदायक उसका होगा एक भैया। ही उसका एक ही उपाय है कि जमीन की मात्रा में विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालना, और उन पशुओं के बाई प्रोडक्ट को खेत में प्रोसेस करके डालना, जिसको खाद कहते हैं हम लोग। उसको लगातार डालना, और जमीन की उत्पादकता 1 साल या 2 साल में नहीं होती, वो एक निरंतर प्रोसेस है। जैसे अभी सॉइल कार्बन घट गया है, 0.5 0.2 से 0.5 आ गया है, जबकि 3 होना चाहिए। अब 3 होने में कम से कम 50 साल लगेगा। यदि हम निरंतर इस तरह की खेती करेंगे तो हमारी तात्कालिक प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते करने के लिए उतनी मात्रा में हम इन कार्बन बढ़ना एक लॉन्ग प्रोसेस। सॉइल कार्बन ऐसे नहीं बढ़ता है कि एक बार डाल देंगे 2 साल में आ जाएगा, 4 साल में आ जाएगा। ये नहीं आने वाला है। तो इसके लिए जैसे हमारे पुरखों ने हजारों सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया के बाद हमको उपजाऊ खेत किए थे, अब हमको पुनः उसी को करना पड़ेगा। उनसे थोड़ा सुपरफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय चराने के लिए बहुत सारी जगहें थी, तो बहुत सारे जानवर रख सकते थे। अब हमारे पास वो जगहें नहीं है, तो अब हमें खेत की अनुपात में पशु पालने पड़ेंगे, और उसकी निरंतर प्रक्रिया को बनाए रखने से खेत एक पहले दिन से ही उर्वरक होने शुरू हो जाएंगे, और उसकी निरंतरता बन जाएगी। पशुपालन के अलावा कोई तरीका नहीं। जी भैया, जी थैंक यू भैया, थैंक
और कोई हाथ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से हमको समझाने के लिए और एक नया दृष्टिकोण देने के लिए खेती की तरफ, कि खेती को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हाँ, मैं खेती को नहीं, इस धरती से यदि ईश्वर को प्राप्त कर सकता है तो केवल किसान, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो राक्षसी बनेगा और बाद में पछताना ही पड़ेगा। यदि देवत्व प्राप्त करना है, ईश्वरत्व प्राप्त करना है तो किसान बनना पड़ेगा। तो बहुत खेती अच्छा। हमारे लिए लाइफ स्टाइल है। हमारे लिए खेती ये नहीं है कि आजीविका भर है, पूरा जीवन पद्धति है ये। बहुत अच्छा समझाया प्रेम सिंह जी। ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हो गया, इट इज नॉट नहीं जस्ट नहीं नहीं, ये स्पिरिचुअल मत कहिए इसको। इसको स्पिरिचुअलिटी ने भी इस खेती को बिगाड़ा है, तो उसको मत जोड़िए, आवर्तनशील खेती ही कहिए इसको बस। वे ऑफ लाइफ, तो प्रेम हाँ, सिंह जी वे ऑफ लाइफ है ये ये। वे ऑफ लाइफ है और हाँ हाँ, यही सही वे और ऑफ इस लाइफ है। हिंदुस्तान की, यदि हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत कोई है तो किसानी है। बाकी कोई हिंदुस्तानियत नहीं है, घंटा हलाना, चोटी रखाना, और ये हिंदुस्तानियत नहीं है। हिंदुस्तानियत किसान है तो हिंदुस्तानी है, बाकी सब बाहरी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी, आपके विचारों को सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जितने लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारा खेती वाला ग्लोबल कॉन्क्लेव होने वाला है 15 नवंबर से 30 नवंबर, जिसमें कि 48 स्लॉट्स हैं हर दिन। 15 दिन तक चलेगा ये कॉन्क्लेव, 15 टॉपिक्स कवर होंगे, 24 घंटे चलेगा और 720 स्लॉट्स हैं, यानी कि आप लोग 720 स्पीकर्स को बैक टू बैक सुन सकेंगे। तो इसका वीडियो लिंक सिद्धांत ने चैट में पोस्ट किया है, आप लोग वो वीडियो पे क्लिक करके देखें और इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। सिद्धांत ने फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया है इस सेशन के बारे में। आपके क्या विचार हैं, आपका क्या फीडबैक है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, या आप कुछ सराहना करना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, जिससे हमको पता चले कि ये खेती वाला सही रास्ते पे, सही मार्ग पे चल रहा है या उसमें कुछ सुधार लाने की गुंजाइश है। तो इसके साथ ही आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, आपको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुन आपको के भी बहुत अच्छा लगा। आपका पैशन धन्यवाद। जो है वो इन्फेक्शियस है और आई एम श्योर कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सबको एक नया तरीका समझ में आया है खेती किसान की तरफ देखने का। जैसे कि आपने बोला, ये एक वे ऑफ लाइफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेशन के लिए। और अगले हफ्ते सोमवार 6:30 बजे वापस मिलेंगे एक नए वक्ता के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। दीदी, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू सो आपने मच। इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जुड़ते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। और प्रेम हमें सिंह भैया, आपसे तो मिलने का मन है तो आपसे पर्सनली आके ही मिलेंगे। बिल्कुल स्वागत है, कभी भी आइए। जी, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत यहाँ जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।